वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मेरी सफाई, मैं कितई ना अखिलेश को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं और मोदी योगी जोड़ी को तो मैं कतई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं। आपके पैनलिस्टों ने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, मैं अपनी कह रहा हूं। बोलने की आजादी सबको है ना। सारे पैनलिस्टों ने कहा भारतीय जनता पार्टी को बड़ी प्रॉब्लम है। मैं उत्तर दे रहा हूं पिछले 10 साल का एग्जांपल लेकर। नहीं, लेकिन घोसी जैसे परिणाम पे साथी दलों की ताकत बता देते हैं। साजिद घोसी देखिए ऐसे है ना साजिद भाई, घोसी एक अपवाद था। उसके बाद बड़े बड़े चुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो घोसी के सहारे अगर नदी की मतलब घोसी एक नाला पार करना था और ये लोकसभा का चुनाव ये समुद्र पार करना। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मान रहे हैं। आप 77 सीटों पे जीत वाला फार्मूला बताइए। आप बताइए बीजेपी का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब सपा और बसपा मिल करके 2019 में सपा और बसपा मिल करके, मैंने पैनलिस्टों को देखा था जब वो कागज में बनाया करते थे कि सपा बसपा मिल गए हैं तो वो नारा सफल हो जाएगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा मोड़ गए जय श्री राम। लेकिन तब भी बीजेपी को हवा में नहीं उड़ा पाए थे। सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी भारतीय जनता पार्टी। तब भी सपा बसपा के मिलने के बाद, हालांकि उसे पूर्ण बहुमत नहीं आया था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी। फिर 2019 में मिले, सारी मतलब अखिलेश भैया बहन जी के पैरों में गिर पड़े। डिम्पल को गिरा दिया था ना पैरों में। भाई ये पैरों में बड़ी गिराने समस्या। के बाद क्या हुआ था? 2001 में गिरे थे पैरों में क्या भाजपा वाले, जब राखी बंधवाई थी लालजी टंडन। मैं बहुत पुरानी नहीं, यही रही है 24 की लड़ाई। बताइए क्या है बता रहे हैं आप? 19 पुराना, आप मैंने तुलना किससे करेंगे हम लोकसभा चुनाव की? अगर आप 19 तुलना नहीं करना चाहते तो फिर 29 से तुलना करिए ना, करिए, बहुत करिए। पार्टी प्रवक्ता कोई नहीं, सब विश्लेषक बैठे हैं और पत्रकार बैठे हैं, इसलिए हमको ये ना लगे कि हम किसी पार्टी प्रवक्ता की तरीके से भाई हम तो तीनों को सुने तो हमें तो कोई नहीं लगा। हमें तो यही लगा कि ये सब जो है बीजेपी के अगेंस्ट प्रवक्ता है सारे के सारे। कौन सा ऐसे बिल्कुल विश्लेषक लगे हमें? अरे आलोक जी, महेंद्र जी ने अपने बोला, बिलाल जी ने ये बोला कि उन्होंने किया है। भाई अच्छा चलिए बिलाल सर, हम बिलाल जी की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं दलित और मुस्लिम या तो एक साथ आ जाएंगे। दलित नहीं आएगा साथ में। अभी आज 4 जून के बाद बैठेंगे TV9 में हम। हाँ ये तो ये पैनल तो मिलेगा, कोई मिले ना मिले ये पैनल मिलेगा। गांव की पृष्ठभूमि में आज भी दलित और यादव कॉम्बिनेशन सूट ही नहीं करता। जाइए जरा गांव में जाके देखिए जाकर के, दलित और यादव कॉम्बिनेशन सुधांशु जी नहीं करता। एक मिनट, सुधांशु जी जमीन पे हैं, इसीलिए उन्हीं से जवाब दिलवा दे। सुधांशु जी देखिए, मैं असल में हमने कोई ये तो नहीं कहा कि बीजेपी इतना हार रही है और सपा इतना जीत रहे। मैंने ये कहा है क्या? पता नहीं कैसे इनको लग रहा है। मैं तो जो फैक्ट है वो अरे साहब आप जो कह रहे हैं उसका वो फैक्ट ही गलत है। आपका होगा विश्लेषण, 4 जून को देखेंगे हम लोग मिलकर। आप अब हम लोग जमीन पे घूम के आपको फैक्ट गलत लगता है तो उसकी सफाई हमने बहुत जमीन में लोगों को घूमते हुए देखा है। सुन लीजिए ना, सारा विश्लेषण गलत हो जाता है। और बता रहा हूँ, आप अभी जमीन पे, मैं कह रहा हूँ ना, दलितों में इस बार पता है क्या नारा है? जो मैंने ये नहीं कहा कि 100% दलित जा रहा है। मैंने क्या कहा? अच्छा या तो वो सपा के साथ मैंने कोई इंटरव्यू नहीं किया आपके बोलने में, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं किया ना। प्लीज आप सुन लीजिए। सर अभी मुझे अच्छा सुधांशु जी 2 मिनट आलोक जी को टाइम दे दो। हाँ आलोक जी बोलिए आप। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष अभी 3 महीने पहले तक 22 जनवरी तक इतना कमजोर था। वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है क्योंकि 400 सीटें ले आएंगी, और पूरा दलित मानने के लिए तैयार बैठ गया कि बीजेपी संविधान बदल देगी और सब बिल्कुल खत्म कर देगी। कैसे? जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो, जो विपक्ष बिल्कुल इनक्रेडिबल हो, जो बिल्कुल मरणासन अवस्था में हो, जो सीटों का ढंग से बंटवारा ना कर सके, जो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के साथ न रह सके, वो बिल्कुल गांव के कोने कोने तक पहुंच गया और उसके बाद वो सबको बताने लगा और दलित मान गया। 15-20 दिन में मान गया 400 सीटों के नारे के बाद। ये बात कितनी क्रेडिबल लगती है पुष्कर जी? मेरे समझ में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि BR अम्बेडकर आएंगे तो भी संविधान नहीं बदलेगा, उनकी बात भी नहीं पहुंची। जो 10 साल से दलितों के उत्थान के लिए काम कर रही है उनकी बात भी नहीं पहुंच रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कह दिया कि 400 आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, और पूरी उत्तर प्रदेश का दलित उनके घर घर तक पहुंच गई। वो मान भी लिया उस पर और वो वोट भी अगेंस्ट करने जा रहा है। उसके भाई इतना
इतना इतना 15 दिन में बीजेपी कैसे के लिए बदल इतना जाएगा? हार्श नहीं होना चाहिए। हम बात मानते हैं। मैं महेंद्र जी से एक सवाल पूछूं। सच बोलता हूं मैं। आलोक भाई, आपसे पुष्कर जी ने इतना प्यारा सवाल किया था, मान लीजिए हम तीनों गलत हैं, आपसे उन्होंने सवाल किया था कैसे जीत रहे हैं ये बता दीजिए, तो आप कहना चाह रहे हैं कि दलित बीजेपी में मिल रहा है, आप ये कहिए ना। मैंने बताया आपको कि आप इमोशनल हो गए, आप बता नहीं पा रहे। पूर्वांचल के सारे सर, आपने गौर से सुना नहीं मेरे उत्तर को? मैंने उत्तर दिया कि अखिलेश यादव के 24 दलित बीजेपी को मिलेगा, फिर ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बड़ी मात्रा में मिलेगा। हाँ, यानी कि मायावती के पास नहीं जा रहा दलित। इनकी भाषा कितनी मतलब नकारात्मक है पुष्कर जी, कम से कम उसको तो रोक लीजिए। चवन्नी छाप नेता, मतलब कौन सा नेता चवन्नी छाप पर हम लोग बैठे हुए? नहीं, यहाँ नेता बैठा नहीं। मैं वैसे आलोक जी, ये चवन्नी वाले नेता कौन उछलता था, कौन किधर पलट गया रुपए में, मैं उन सब आप जानते हैं। मुझे हमारी आपकी चर्चा वैसे भी होती है। एक चवन्नी पलट के उधर भी एक चवन्नी उछाल रहे थे, कह रहे थे पलटूंगा नहीं। नेताओं को कहाँ डिफेंड करना, कल कौन किधर बैठ जाएगा। हमारी आपने मेरी बात को फिर गौर से नहीं सुना, आपने फिर गौर से नहीं सुना। मैंने तुलनात्मक कहा कि राजभर जैसे नेता की तुलना में महेंद्र जी से मुझे एक छोटा सा सवाल ले लें, एक छोटा सा सवाल महेंद्र जी से ले लें। महेंद्र जी, ये जो एक और नैरेटिव लाए हैं चौथे चरण, जब 1 तारीख को निकल के आए जेल से बाहर, सॉरी 1 जून जेल जाने, 2 जून जेल जाने से पहले बोले योगी जी हटा दिए जाएंगे, और ये आज की तारीख, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी जो लड़ नहीं रही है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में तो कहीं नहीं दिखेगी, झंडा बैनर वाला नहीं दिखेगा, वो ये नैरेटिव क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये जो है ना, इसका कोई असर भी नहीं है। और ये जो कहें कि मीडिया लाइमलाइट में आने के लिए जो है ये नैरेटिव जो है खासकर आम आदमी पार्टी ने चलाया, और ये कई लोग चला रहे हैं, और कई पहले गॉसिप कई दिल्ली से आते थे, और लेकिन इसका कोई, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई जमीन पे इसका कोई असर पड़ता है। अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर कैसे रहे भले उसकी चर्चा ना हो, लेकिन पॉलिटिकल स्टार्टअप में नंबर 1 है। अगर लाए हैं तो उनकी सोच होगी कि अंदर की लड़ाई बाहर आए। हाँ, देखिए, उनका ये तो है ही है अपोजिशन, वो उन्होंने वक्तव्य भी यही दिया कि किसी तरीके से ये जनता में दिखाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में जो है मतभेद है, लेकिन वो मुद्दा जो है जमीन पे कहीं पे भी वो चर्चा में ही नहीं है, उसको हंसी मजाक में टाल दिया जा रहा है। और दूसरी बात, मैंने ये कतई नहीं कहा कि कितने % जो है दलित या ओबीसी और जो है ये जा रहे हैं। मैं उनके बीच में एक मुद्दा विपक्ष ने छोड़ा, चाहे वो कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो जो है पेपर लीक का मुद्दा हो, वो एक कुछ प्रतिशत जो है वो इन वोटर्स में, क्योंकि ज्यादातर जो है गवर्नमेंट जॉब पे, खासकर जो छोटे लेवल पे या जो एसएससी के एग्जाम्स ना होने का मुद्दा हो, जो रेलवे में जो ग्रुप डी और सी की भर्ती होती है वो न करने का मुद्दा हो, वो एक मुद्दा जिसके लिए ये वर्ग जो है, ये समुदाय समाज का एस्पायर करता है कि सरकारी नौकरी उसको मिल जाए, ये मुद्दा है वो उनके युवा के बीच में। अब ये कितने % वोट देगा नहीं देगा, मैंने एक बात और बोली कि अभी भी जो लाभार्थी है वो बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है, जो खासकर इन ये जो ओबीसी, गैर यादव ओबीसी हैं या दलित समुदाय है, उसमें युवा भले नाराज हो, लेकिन अभी भी परिवार के लोग जो है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको घर मिला है, जिनको शौचालय मिला है, जिनको जो है आप कहें कि जो है जिनको बाकी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ मिला हो, वो बड़ी संख्या में अभी भी इनके साथ है। तो ये कतई ये नहीं कहा जा रहा है जैसा समझने की कोशिश की गई कि ये भारतीय जनता पार्टी एकदम, और जैसा मैंने कहा कि ये जातिगत राजनीति की बहुत ही उर्वरक भूमि है पूर्वांचल। और अभी आप 2022 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करें कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, तो जो 100+ जो है समाजवादी पार्टी ने किया, उसमें आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, इसका बहुत बड़ा योगदान था उसमें। तो ये विपक्ष के लिए
विपक्ष इनको उठाने की कोशिश कर रहा है। अब कितने परसेंट वहां जाएंगे, कितनी सीटें आएंगी, ये हमने कतई नहीं कहा। और जो है किसका प्रेफरेंस है, कौन क्या कह रहा है, ये चर्चा का विषय नहीं है। और ये कोई भी यहाँ ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष नहीं करता है। मैं कतई ये अभी तक ये 1 तारीख की शाम को जब मैं मतलब चर्चा करूंगा तब आप लोगों से जरूर पूछूंगा, तब हमारा एक एग्जिट पोल भी होगा 1 तारीख को, और तब मैं यूपी पे खास तौर से कंसंट्रेट होकर पूछूंगा, आलोक जी पेपर लीक, अग्निवीर, ये तो मुद्दे हैं कि नहीं कि ये सब 77 पहुंचा रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैंने कहा ही नहीं बीजेपी, मेरा अपना अनुमान है 70 के नीचे। अब कितना नीचे देखा जाएगा, लेकिन मैंने 77 नहीं कहा था। 80 तो नारा हमने हमेशा कहा कि वो नारा है, नारा दिया जाता है। अखिलेश भाई 79 कह रहे थे, बीजेपी 80 कह रही थी। अब अखिलेश भाई 5 सीटें जीतने के बाद 79 का कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, तो बीजेपी 62 जीतने के बाद 80 का नहीं ला सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे हमें चर्चा करने को मिलता है, कम से कम हमें चर्चा करने को। पूर्वांचल में अखिलेश भाई जीते थे, उसमें राजभर का योगदान आप नहीं बोल सकते। राजभर अगर अखिलेश भाई के लिए फायदेमंद है तो बीजेपी के लिए बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, निषाद पार्टी शून्य हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ, पल्लवी पटेल शून्य हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ, एक पुस्तक से 30 सेकंड और, मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश भाई ने दूसरी जातियों के छोटे नेताओं को, मैंने ये तुलना किया, वो राजनीतिक दल अगर बीजेपी के साथ होकर के बीजेपी को लाभ न देंगे और अखिलेश यादव केवल सांसद का एक टिकट छोटे नेताओं को दे देंगे जो कि अन्य जातियों के हैं, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल बेईमानी हो जाएगी पूर्वांचल के लिए। मैं ये कह रहा हूं। मैं आपको बताऊं, अब आप किसी पैनलिस्ट के पास मत जाइए, 3 बड़ी बातें आपको बताता हूं और तीनों सहयोगियों के दिए स्टेटमेंट। राजभर के अगर स्टेटमेंट गिनाने शुरू करूं ना, तो बीजेपी को फायदा कितना पहुंचाएंगे ये घोसी का रिजल्ट बताएगा। हम उपचुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। दंडवत करवाया, 15 दिन राजभर घर में बैठ गए। मैं बहुत व्यक्तिगत वाली टिप्पणियां नहीं करता हूं, उनकी माताजी का निधन हुआ उस दौरे में वो नहीं गए, लेकिन जिस तरीके की भाषा बोली गई अनुप्रिया पटेल ने ना, कौशाम्बी में चुनाव इतना भी खराब नहीं था जितना उन्होंने राजा भैया को बता दिया, और राजा भैया ने वोट डालते हुए तुरंत ही निकल के बता दिया कि ईवीएम से ही राजा पैदा होते हैं। 5 साल उनकी होती है, जो 30 साल से जीत रहे हैं वो ईवीएम के से ही निकले राजा हैं। रही बात संजय निषाद की, संजय निषाद शांति से है, बेटे को भाजपा ज्वाइन करवा रखी है और वो संत कबीर नगर में चुनाव लड़ रहे हैं। राजभर का असर, राजभर ने अपना बोल बोल के, यहां पे कोई पार्टी ही नहीं बैठी है जिससे मैं क्लैरिफिकेशन लूं, और मुझे लगता है जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हो, राजभर का जितना बड़बोलापन है ना, जुलाई 2022 से लेके वेट 2024 फरवरी तक। रुकिए नहीं, एक सेकेंड, राजभर 2022 के पहले तो अपना मुंह में टेप लगाए बैठे रहते थे ना। अरे आप जानिए ना सफल थे भाई, 2022 के पहले भी राजभर ऐसे ही बोलते थे और अखिलेश यादव को फायदा दिए, और उसके पहले बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी को फायदा मिले। राजभर ऐसे ही बोलते रहे जब से वो राजनीति में है। आप ये मत कहिए कि अभी बोल रहे हैं तो नुकसान है, उसके पहले राजभर नहीं बोलते थे क्या सर? उसका जी हमें मतलब थोड़ा सा तो ये ध्यान रखना चाहिए कि राजभर कब चुप रहे हैं। राजभर कभी चुप रहे हैं क्या? हमको कतई नहीं चुप रहे, राजभर खूब बोले। मैं ये कह रहा हूं राजभर का बड़बोलापन ही बीजेपी को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नहीं, आप अभी तक तो राजभर जिसके साथ रहे सबको फायदा मिला, घोसी उपचुनाव छोड़ करके। अब अगर इस बार बाहर जाएंगे तो 19 में कौन सा फायदा, 14 में जोड़ा। मैं आपको बताऊं, राजभर ज्यादा ओवररेटेड है। क्या उनको फायदा मिल गया? क्या फायदा मिला? 14 छोड़ दिए, 22 को अखिलेश यादव के पूर्वांचल 19 में भाजपा ने एक टिकट नहीं दिया, एक सीट के लिए छोड़ के गए। 2022 में अखिलेश ने मौके की तलाश, जो सीएम योगी के लिए क्या क्या कहा, उसको तो हेलीकॉप्टर दे गई अखिलेश यादव। अच्छा, हमें कह रहे भैया बता दो राजभर का क्या प्रभाव रहा अखिलेश यादव के साथ 2022 के चुनाव में? कोई प्रभाव नहीं रहा पूर्वांचल में। गाजीपुर जिताया। इसीलिए मैं कह रहा हूं
मैं कह रहा हूँ इसीलिए राजभर को आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और उसका प्रभाव समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में सर बहुत मिला है। चलिए जी बिलाल जी। देखिए आलोक भाई से मैं सहमत हूं कि साहब राजभर ने जब अखिलेश यादव को साथ दिया तो उनको लाभ मिला, और अब क्यों नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को लाभ? देखिए उस समय इसलिए मिला समाजवादी पार्टी को लाभ, उस समय ओम प्रकाश राजभर ने अगड़ा बनाम पिछड़ों की लड़ाई बना दी थी उसे। वो अगड़ी जातियों के खिलाफ खड़े हो गए थे। वहां मुद्दे जो थे पिछड़ी जातियों के उत्पीड़न के मुद्दे बना दिए थे, और उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव अगड़े बनाम में भारतीय जनता पार्टी को लपेट दिया था। आज वो उसी अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के साथ खड़े हैं, और आज उनका वो नारा उतना कामयाब नहीं हो रहा जिस नारे को सर आप गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब अगड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं रही। वो 2001 की भारतीय जनता पार्टी थी। आज जिसका पिछड़ों को जवाब मांग रहे हैं, ये वो उसका वजह थी, ये वो परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाने में कामयाब रहे थे। जिस नारे को लेके चलते थे, आज उसी नारे के विरुद्ध जाके उसी पार्टी में खड़े, इसलिए आज वो इतने इफेक्टिव नहीं है। ये वजह है, और आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।